उसकी गरिमा को आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई यहाँ की सरकार से, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। सबसे क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के जुड़े लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई वो भ्रष्टाचार से है जो दीमक बनकर हमारे सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे युवा जब आज बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो लोगों को लगता है कि इसका तो एक ही काम है। मैं एक और बात कहना चाहूंगी सैमफोर्ड के बारे में। उन्होंने कहा मुझे अमीषा प्रसाद सैमफोर्ड में तोड़फोड़ की थी। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आप लोग पूरा ऑडियो खंगालिए और सीसीटीवी मांगिए सैमफोर्ड का। अगर अमीषा प्रसाद 1000 रुपए का भी क्षति पहुंचाई होगी सैमफोर्ड अस्पताल के अंदर, तो मुझे फांसी के सूली पर चढ़ा दीजिए, हंसते हंसते चढ़ जाएंगे। कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, बिना हमें सूचना दिए, हमें वहां से, हमारे घर से डिटेन कर लिया गया था और हमें ये रास्ते में बताया गया था कि आपके प्रोटेस्ट के मामले में केस हुआ है। तो मुझे लगा केस हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स हम लोग संवैधानिक अधिकार रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपको बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 6 से 7 घंटे के बावजूद भी मुझे डिटेन करके रखा गया। अंत में जो विपक्ष की प्रेशर बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि वो लोग हमारे पुराने केस, सैमफोर्ड जो आज से 2 महीना पहले केस हुआ था, मेरे में झूठे मुकदमे किए गए थे STSC के, और सैमफोर्ड के सफाई कर्मी के द्वारा मेरे में झूठे केस करके मुझे रोकने की प्रयास की गई थी, जिसमें मेरे में STSC का धारा लगा दिया गया था और वहां के बॉन्सल के द्वारा भी मेरे पे केस किया गया था। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 18 अगस्त को हमें STSC केस में बेल मिल चुकी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पहले देखा कि इस पे कोई और मुकदमा तो नहीं है, तो वो 285 कांड संख्या 285 कांड संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए, विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप कहीं ना कहीं हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। युवा बोलना सीख गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, झूठे झूठे FIR कर देते हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी सदर थाना प्रभारी, जो उस दिन झूठे स्टेटमेंट दिए मेरे तबियत खराब हो जाने के बाद, वो कहते हैं कि अमीषा प्रसाद एक छात्र नहीं है, अमीषा प्रसाद एक संगठन की फाउंडर है। तो उनसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि क्या छात्र वही होते हैं जो स्कूल से घर, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज है? आज हमारे झारखंड के तमाम लोग जो आज स्विगी में नौकरी करते हैं, जोमेटो में नौकरी करते हैं, ना जाने कितने सारे पार्ट टाइम काम करते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने संगठन बनाया 2023 के एंड में। बताना चाहूंगी मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैंने इसका जो क्या बोलते हैं शुरुआत किया था वो 2023 में शुरू किया है। और उसके बाद 2 साल के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मैं डायरेक्टर बनकर जाती थी कि स्टूडेंट बनकर जाती थी, ये मैं कुलदीप सर से पूछना चाहूंगी। आप लोग यहाँ पे झूठे बयान देकर सोचते हैं कि युवाओं को दबा देंगे, दबने वाले में से नहीं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे एक्चुअली पहले से कोई आइडिया नहीं था सर कि मेरे में प्रोटेस्ट में भी 2 केस हुए हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे कहा गया बेटा आप पे कोई केस नहीं है, आपका सैमफोर्ड वाले मामले में उठाए हैं। मुझे दूसरा दिन प्रभात खबर का एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि 14 नामजद केस है जिसमें अमीषा प्रसाद का भी नाम। एक दिन पहले मैं प्रतिमा दीदी की मदद करती हूँ, दूसरे दिन मुझे पुलिस उठाती है, शाम तक बोलते हैं कि सैमफोर्ड का मामला है, अगले दिन मेरे पेपर में नाम आता है। तो ये साबित होता है कि प्रशासन जो यहाँ पे कर रही है वो क्या कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मेरे में एक केस नहीं किया गया, शहबाज आलम जी के द्वारा मेरे पे एक केस किया गया कि मैं दंगा फैला दी, मैंने मारपीट करा है, और एक अंचल अधिकारी की तरफ से केस किया गया। तो 2 केस हुए हैं, 2 केस फॉल्स केस है, मुझे पता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं इस प्रोटेस्ट में मेरे पे एक और 2 केस हो गए। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बिना बताए उठाया गया, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? आप घर आते हैं, बिना परमिशन का उठाते हैं, बेटा मुन्नी बाबू सोना चांदी करते हैं, मुझे लेके जाते हैं, मैं भूखे प्यासी थी, वहां लेके जाने के बाद कहते बैठिए, 6-7 घंटे हो जाते हैं, मेरी वॉमिटिंग होने लगती है। तो आप लोगों को लगता है कि लड़की का प्रॉब्लम है, सीधा उसको घर छोड़ते हैं। आप लोग मुझे मीडिया के सामने नहीं आने देते। आप लोग कह देते हैं, कुलदीप सर जो है वो स्पष्ट मुझे कहे थे कि मीडिया के सामने भी कुछ मत बोलिएगा। क्यों बोले थे वो मुझे? ताकि मेरे जाने के बाद वो बोल सके कि अमीषा प्रसाद को मैं नोटिस देने के लिए बुलाया था। वो जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो सीधा का सीधा झूठ बोले हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, जिस नोटिस की बात की है उस नोटिस का जवाब मैंने उनको दे चुका था, और जब मैंने उनको जवाब दे चुका था तो वो फिर अपनी बचाव के लिए क्यों बोले? पढ़े लिखे लड़की हैं,
285 कांड संख्या का जिक्र किया था उन्होंने, इसमें बेल नहीं मिली है, लेकिन नो कॉर्सिप भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन आज मेरे वकील ने मुझे पेपर दिया कि आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है, ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी, आप सदर थाना के सीसीटीवी निकालिए फुटेज। अमीषा प्रसाद महिलाओं के साथ गई थी कि नहीं? मेरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, किरण जी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष है। हम लोग 5 लेडीज गए थे वहां पे, मेरे मिला के 5 थी। अब बताइए कि जब मैं जाके जवाब दी तो किस आधार पर आपने झूठा बयान दिया पूरा मीडिया के सामने? मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि युवा तो चली गई घर, तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। वाह वाह कुलदीप सर, बहुत बढ़िया। आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने, ना मैंने गाली दिया ना मैंने मारा, बस एक गरीब की आवाज बनी, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, झूठे मुकदमे कर दिए। मैंने इंफॉर्मेटरी तक डाला है। मुझे ये लोग जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया में। मुझे बोलते हैं कि तुम आदिवासियों के खिलाफ हो, फिर बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही हो, फिर बोलते हैं तुम बीजेपी की हो। अरे यार, कौन तरीका है? कुछ बोलते तुम कांग्रेस तुमको करवा रहा है ये सब। एक युवा अगर अपनी आवाज को रखता है भैया, तो क्या हम लोग किसी समुदाय को जरूरी है कि हम लोग टारगेट करें? हम बोलना सीख गए तो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आज मेरे पे धमकियां मुझे मिल रही है जेपीएससी जेएसएससी वाले मुद्दे पे। हम लोग कितने भाई बहन दिन रात, ये जो सविता दी है भूख हड़ताल कर बैठी थी 15 दिनों से, इनके बारे में भी कोई बातचीत नहीं हुई। प्रतिमा दी का वहां पे सबके सामने इनका दुपट्टा खींचा गया, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं अगर वहां पे आवाज उठा दी तो मैं वहां पे सबसे बड़ी आतंकवादी टेररिस्ट हो गई। सबसे बड़ा टेररिस्ट तो अमीषा प्रसाद है ना। 14 नामजद में एक ही लड़की अमीषा प्रसाद, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? मैं हूँ। आतंकवादी हूँ, शायद पाकिस्तान से आई हूँ, इन लोग को लग रहा है। अरे हम भारत में रहते हैं, लोकतांत्रिक भारत में होने के नाते। बढ़िया, आप बोलिए ना। बताइए कि हम लोग को अधिकार नहीं है क्या भैया कि हम लोग अपनी आवाज को रखें? हम लोग नेता हो जाते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं बता सकते। जेपीसी जेएसएससी में हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? किसको टारगेट कर रहे हैं? कोई बता देना कि कभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं, कभी किसी समुदाय को लेकर हम लोग टिप्पणी की है। हमारा इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा जो पूरे भारत के कोने कोने तक गया कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट करना सीखना है तो झारखंड के युवाओं और झारखंड के छात्रों से सीखो। उसके बावजूद भी आज हमें टारगेट किया जाता है कि अरे ये लोग तो दलाल लोग हैं, अरे ये तो उसको भेजा है, पैसे खा के बोल रहे हैं। हम लोग क्या नजर आ रहे हैं? अपनी बात को रख भी नहीं सकते। बीएनएस के प्रावधान का ये लोग उल्लंघन किए कि मुझे बिना अल्टीमेटम दिए, मुझे बिना नोटिस किए ये मुझे उठा के लेके गए। और एक और बात, वो तो आराम से बोल दी मेरे जाने के बाद कि अमीषा प्रसाद तो पूछताछ के लिए बुलाए थे। कोई पूछताछ नहीं हुई थी मेरी। ऐसे यहाँ पे कुलदीप सर जी बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी। जब वो सीधा मुझे बोलने के लिए लगे कि हाँ आपको इसलिए बुलाए ना क्योंकि असम वोट के बारे में आप सोशल मीडिया में कुछ कुछ बोल रहे। मैंने बोला कहाँ दिए हैं, कहाँ बोले? और जो वीडियोग्राफिंग कर रहा था, जब आप बोलना शुरू किए तो वो रोक दिया। क्यों रोके आप? बीएनएस के प्रावधान में है कि आपको वीडियोग्राफिंग करनी चाहिए कि आपने क्या पूछताछ किया एक महिला के साथ। आपने तो उल्लंघन कर दिया ना। कानून को मानने वाले की आड़ में कानून का यहाँ पे दिन भर लेक्चर देने वाले लोग खुद कानून को नहीं मानते हैं। और जब हम युवा बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो आपको मेरे से प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे क्लैरिफाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे जिसके लिए हम लोग दिन रात प्रोटेस्ट किए, ना जाने हम लोग एक आभार यात्रा भी निकाले, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिए कि आपकी गठबंधन की सरकार है सर, आप हमारी बातों को सुनिए। लेकिन आज क्यों मजबूर हुए लोग? आज क्यों मजबूर हुए लोग जो पुतला दहन पे आ गए थे? पुतला दहन करने के समय ही दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ हुआ था, इनके साथ जबरदस्ती दुपट्टा खींचा गया था। मैं पुतला दहन में मौजूद नहीं थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं इनके सपोर्ट में गई तो मुझे लोग बोलने लगे कि आप क्यों आई सपोर्ट में? ये सवाल था मुझसे जो थाना में पूछा गया कि आप क्यों गई सपोर्ट में? मेरे सामने किसी लड़की का आबरू में बात आ जाए, मेरे सामने किसी बहन का इज्जत टूटा जाए, मेरे सामने किसी का दुपट्टा खींचा जाए, अगर हम वहां जाके थोड़ा अग्रेसिव में बोल देते हैं तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। उसी दिन मेरा केस रजिस्टर हो जाता है, दंगा फैलाने का, हथियार रखने का। क्या प्रूफ है? शहबाज आलम जी कहना चाहेंगे आपको, आइए ना टेबल टॉक कीजिए ना। सब दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आपने जो केस किया है वो फर्जी है क्या असलियत है? आप लोग तो बस सोच रहे हैं कि अरे लड़की लोग है, युवा है, कोई औकात तो है नहीं इन लोग का, तो डरा देते। आइए टेबल टॉक कीजिए। एक भी निकल जाए अभद्र लैंग्वेज, हथियार वाला, छेड़छाड़ में, एक होता ना कि हम लोग दंगा फैला रहे, कुछ भी निकल जाएगा तो आप सीधा हमें जेल में डालिए। हम लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़े थे। स्पेशली जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बात करने के लिए कहा गया था, उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम लोग अपनी बातों को रखे। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा गेम किया जा रहा है हमारे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट में भी 2 केस हो गए, बहन ने एफआईआर किया है,
इनका कहना है कि प्रशासन इनको बार बार दिन रात दौड़ा रहे हैं, कभी आधार कार्ड लेके आओ, कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ। तो मुझे समझ नहीं आता है कि अपनी बात को रखने के लिए भी हम लोगों को पैरवी की आवश्यकता होती है क्या? अपनी बात को हम नहीं रख सकते तो सुनने वाला नहीं। पता है क्या कहा जाता है? अरे ये लोग बड़े लोग हैं, अभी तुम लोग का कुछ नहीं हो, जेपीएससी वाला मुद्दा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 10 साल से जो युवा, हर भाई बहन के बारे में बोलना चाहूंगी, जो राजधानी में रहकर रैपिडो, स्विगी, जोमेटो जैसे जगह काम करके, कोई शोरूम में काम करता है, कोई अपने माँ बाप का वृद्धा पेंशन लेके काम करता है, वो लोग क्यों आते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप का लाठी बनने। माँ बाप बोलता है ना, जो बेटा तू जो ने हमारे घरवा के लाठी बन भी ने, ये पैसा तो बाद में कमाई दी है। क्या कमाई जी? 10 साल 12 साल बीत जाता है, 21 साल का युवा, एक लड़का लड़की जो दौड़ने का हिम्मत है, जो जज्बा है, वो क्या 30 साल और 32 साल में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप यूपीएससी से जेपीएससी वाला एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? लीजिए ना। अगर आप यूपीएससी फॉर्म में जेपीएससी का एग्जाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे। आप लीजिए ना सर, हम लोग सब चीज में सपोर्ट कर रहे हैं आपका। आप एक बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार तो आप आइए सर हम लोग से मिलने के लिए। आप ही राज्य के मुखिया हैं, आप ही राज्य के राजा हैं, हम सब आप ही की प्रजा हैं। आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भड़काने वाला काम कर रहे हैं शहबाज आलम जैसे लोग। मुख्यमंत्री जी तो हर जगह जा नहीं सकते, उनको सूचना तो कोई और देता है, और जितने नीचे के बैठे हुए हैं वो सब उनको भड़काने का काम करते हैं कि छात्र ऐसा कर रहा है, छात्र वैसा कर रहा है। आइए ना सर, वेलकम है आपका, हम लोग आपका स्वागत करेंगे और अपनी बातों को बताएंगे, हमारे दर्द को समझिए। 11 to 13 जेपीएससी, 14 जेपीएससी, सीजीएल, ये सबके बारे में कहा गया था कि इसको रद्द किया जाए। हम लोग बहुत आभार यात्रा निकाले, एकदम रात भर में गुलाल वाला सब होली जैसा खेले। अरे वाह, अब तो हमारी सरकार बात सुनिए, कितना अच्छा लगा था ना। उसके बाद क्या हो गया? ठीक है, मानती हूँ मैं, न्यायालय में बहुत भरोसा रखने वाले लोग हैं, कोर्ट को मानते हैं, ठीक है, वहां स्टे लग गया, लेकिन एक बार आप पहले सूचना तो दे देते सर कि कोर्ट में स्टे लग जाएगा बाबू, घबराना नहीं, प्रोटेस्ट मत करना, पुतला दहन मत करना। एक बार बोल देते, हम लोग नहीं करते। हम लोग संस्कारी सभ्यता वाले लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यहाँ पे अपना चेहरा चमकाने के लिए आए हैं, किसी को गाली देके, किसी के पार्टी के खिलाफ बोल के, अपनी टिप्पणियां, किसी पर टिप्पणी करके अपना चेहरा चमका रहे हैं इतने सारे लोग, जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के लोग। नहीं सर, हम यही चाहेंगे कि हम लोग सत्य हैं, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोगों से यही अनुरोध है, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाइए कि वो हमारे राज्य के राजा हैं और हम सब उनके प्रजा हैं।